हेलो क्लास 11 के प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका इन्फिनिटी विजन के चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी हो चुकी है और आशा करता हूं आपको आपका मन पसंदीदा स्ट्रीम मिल चुका है। जिन बच्चों ने साइंस स्ट्रीम का चयन किया है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट चुना है, उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये चुनाव का जो आधार है वो रखा है अपनी रुचि, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी प्राथमिकता और आपका लॉन्ग टर्म विजन। अगर आपने साइंस स्ट्रीम का चुनाव केवल और केवल इस बात पे रखा है कि आपके मम्मी पापा खुश हो जाएंगे या आसपास के लोग क्या कहेंगे या आपके दोस्त किन विषयों को चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि आपको दोबारा से अपने विषय के बारे में सोचना चाहिए और दोबारा से अपना चुनाव करना चाहिए। और चुनाव का जो आधार होना चाहिए वो आपकी रुचि होनी चाहिए, मतलब किस विषय को पढ़ने में आपको मजा आता है। आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब 9वीं 10वीं में कौन सी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपकी पकड़ अच्छी है। आपकी प्राथमिकता क्या है, मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या है, मतलब अगर आपकी प्रायोरिटी एकेडमिक्स है तो आप उतना वक्त दे पाएंगे, अगर आपकी प्रायोरिटी एकेडमिक्स नहीं है तो फिर आपको सोचना चाहिए। और आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आपका लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल करियर गोल क्या है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी ने साइंस स्ट्रीम का चयन बिल्कुल अपने रुचि और अपनी स्ट्रेंथ और अपने लॉन्ग टर्म गोल को देखकर किया है और अपनी प्राथमिकता को देख के किया है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके स्कूल में अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू नहीं हुई होगी, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने क्लास 11 की टेक्स्ट बुक्स को प्रोक्योर कर लिया होगा। उनमें से कुछ बच्चों ने खुद से अपनी पढ़ाई आरंभ कर ली होगी, या तो घर वालों की मदद से, घर में बड़ों की मदद से, या किसी ट्यूशन टीचर्स की मदद से। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने साइंस स्ट्रीम का चयन इसलिए किया है क्योंकि उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो एक इंजीनियर बनना है या रिसर्च में जाना है या डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन के लिए किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला ले लिया होगा जहां पे ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध है। आप जिस भी श्रेणी के बच्चे हो, आप सभी ने एक चीज कॉमन ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपने 11वीं कक्षा का मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पन्नों को पलट के देखा या क्लासेस में देखा, तो आपने ये देखा होगा कि किताबें जो 9वीं 10वीं की जो पढ़ाई है उससे काफी अलग है। सबसे पहली जो बदलाव देखा होगा आपने कि किताबें काफी मोटी मोटी हो गई हैं, मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स बढ़ गए हैं, मतलब सिलेबस काफी ज्यादा बढ़ गया है। आपने दूसरी चीज देखी होगी कि हर एक चैप्टर में नंबर ऑफ पेजेस काफी ज्यादा हैं, मतलब हर एक चैप्टर का कंटेंट काफी ज्यादा है। 9वीं 10वीं कक्षा में हर एक चैप्टर जो इंट्रोड्यूस होता था उसमें आपको सिर्फ एलिमेंट्री आइडियाज दिए जाते थे, इस बार कंटेंट में काफी एनालिटिकल आइडियाज भी दिए गए हैं। तीसरी चीज जो आपने देखी होगी कि जब आपने खुद से उसको पढ़ने की कोशिश की होगी तो इतने सारे नए नए टर्मिनोलॉजीज आ रहे होंगे जो आपने पहले नहीं समझे या पढ़े हैं। आपने कुछ ऐसी भी चीजें देखी होगी जैसे कि मैथमेटिकल सिंबल्स जो बिल्कुल भी आपके पल्ले नहीं पड़ रही होगी, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस देख रहे होंगे, बहुत सारे ग्राफ्स और डायग्राम्स देख रहे होंगे जिसको आप एनालाइज नहीं कर पा रहे होंगे, जिसको आप समझ नहीं पा रहे होंगे या समझने में तकलीफ हो रही होगी। खास करके जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री के पन्नों को पलट के देख रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है उसका अनुपात काफी बढ़ गया है। तो इन सब वजहों से जो बच्चे 10वीं से 11वीं में आते हैं तो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और थोड़ी से घबरा से जाते हैं। पर अच्छी बात यह है कि जो भी चीज आपके साथ हो रहा है वो एक नेचुरल फेनोमेना है, वो एक प्राकृतिक चीज है, क्योंकि वो सिर्फ केवल आपके साथ नहीं सभी बच्चों के साथ हो रहा है जो आपकी कक्षा में है। और आपके सीनियर बैचेस ने भी सेम प्रॉब्लम, सेम अनकंफर्टेबलनेस फेस किया था जब 10वीं से 11वीं में साइंस स्ट्रीम का चयन किया था। अब कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि ये जो हमारी अनफैमिलियरिटी है इन विषयों से, इसको दूर कैसे किया जाए। तो उसके कुछ तरीके होते हैं। आप
अगर किसी अच्छी कोचिंग संस्थान में नाम लिखाते हैं या आपके स्कूल में अगर अच्छे टीचर हैं, तो वो आपको सीधे 11वीं के चैप्टर्स पे नहीं ले जाके आपको 1 से 1.5 महीना केवल और केवल आपको बेसिक मैथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे आप डिफरेंट सिंबल्स को समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। आप फिजिक्स की क्लास से शुरू करने से पहले आप थोड़ी सी बेसिक मैथ्स और बेसिक फिजिक्स पढ़ते हैं, जहाँ पे आपको कैलकुलस के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे आपको वेक्टर के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियाज के बारे में बताया जाता है। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो आपके पास होते हैं, उन सबको लेके आपको फैमिलियर कराना जरूरी होता है। इसलिए 1 से 1.5 महीना जितने भी अच्छे टीचर्स हैं वो ये काम करते हैं। दूसरी चीज आपने ये भी देखते हैं कि जब आप 9वीं 10वीं के जितने भी बड़े बड़े आइडियाज हैं जो आपके सामने सीधे फेंक दिए जाते हैं, ये अजम्पशन से कि वो आपको आते होंगे, उन सब चीजों को भी बड़े अच्छे से बताया जाता है कि 9वीं 10वीं की कौन कौन सी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सब चीजों को देख के हमने ये श्रृंखला शुरू की है, दैट इज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग द की कॉन्सेप्ट। इस श्रृंखला में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेंगे। हम किसी भी चीज को शुरू करेंगे तो मेरा जो मानना है कि 0 से ना शुरू करके मैं और नीचे जाता हूँ, नेगेटिव में जाता हूँ, माइनस में जाता हूँ, ताकि नीचे से एकदम पूरी चीजों को पकड़ के लाया जा सके। मतलब कुछ भी संक्षेप में ना हो, पूरी विस्तार से हो, समझने में आसानी हो और किसी भी तरीके का अनकंफर्टेबलनेस ना पैदा हो। तो इसी चीजों को देखते हुए हमने ये श्रृंखला शुरू किया है। जब आप मैथ्स के टीचर से मिलेंगे, जब आप उनकी पढ़ाई शुरू करेंगे, तो मैथ्स के टीचर 2 तरीके से आपकी सब्जेक्ट की शुरुआत कराते हैं। या तो वो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ले जाते हैं और वहां से उसकी फैमिलियरिटी ब्रीड करते हैं, या आपको अलजेब्रा की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पे आपको बेसिक अलजेब्रा का ज्ञान और प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप अलजेब्रे की बात करें तो आपकी क्लास 11 के जो टेक्स्ट बुक में जो अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना ही केवल क्लास 11 के सिलेबस के लिए, बट 12वीं कक्षा में जब आप जाएंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, तो वहां पे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन मिलेगा। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके सामने आने वाले हैं 11वीं 12वीं में, जैसे कि KVPY, IIT JEE मेंस एंड एडवांस, बिटसैट, इन सभी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफी ज्यादा वेटेज रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर जो है, पहला कॉन्सेप्ट जो है इस श्रृंखला का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिनोमियल। आपने 9वीं 10वीं कक्षा में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, तो केवल 9वीं 10वीं कक्षा में जो बिग आइडियाज पढ़ा था उसकी संक्षेप में बात करेंगे, जल्दी बात करेंगे, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए कि आपको क्या क्या चीजें 9वीं 10वीं से लेके आगे बढ़नी है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर में जो हम बात करेंगे, इससे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पॉलिनोमियल को समझने के बाद हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इन सब चीजों को समझने के बाद 2 आखिरी के जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, जो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। ये जो पोर्शन है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम इतना इंपॉर्टेंट है कि 1-2 बार IIT JEE और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के तहत आता है। तो मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। मैं अक्सर बच्चों से जब पूछता हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, तो बच्चे बताते हैं कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और उसी क्लास में कुछ बच्चे ये भी बताते हैं कि सर पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी होल नंबर। तो अगर दोनों डेफिनेशन को जोड़ दिया जाए तो आपके सामने पॉलिनोमियल आता है। तो कोई आपसे पूछता है पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप कहोगे पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression such that the power of the variable should be whole number। आइए थोड़ा समझते हैं डिटेल में। तो आपको 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं। सबसे पहला कीवर्ड ये ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और दूसरी चीज ध्यान में रखनी है कि एक स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब अगर ये सिर्फ एक मामूली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता तो हमें पॉलिनोमियल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती।
अगर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं अलग से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से निकाल के, तो मतलब कहीं ना कहीं इट्स ए स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। इसकी स्पेशलिटी को अच्छे से समझने के लिए आपको समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना होता है अलजेब्रिक टर्म या अलजेब्रिक टर्म से। अलजेब्रिक टर्म्स और अलजेब्रिक टर्म में क्या अंतर है, उससे बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि अलजेब्रिक टर्म क्या होता है। अलजेब्रिक टर्म बना होता है एक कांस्टेंट से और एक वेरिएबल से। आपने बचपन से पढ़ रखा है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और यूजुअली इसे किसी भी नंबर को आप कह सकते हो कि वो कांस्टेंट है। आप किसी भी रियल नंबर को क्या कहोगे कि वो कांस्टेंट है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल भी एक क्वांटिटी होती है लेकिन उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो चेंज करती रहती है। और वेरिएबल को यूजुअली जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो लेटर से या सिंबल से करते हो, एक्स वाई जी अल्फा बीटा गामा, इस तरीके से आप कांस्टेंट और वेरिएबल। जब आप कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स करते हो तो निकल के आता है अलजेब्रिक टर्म। अब ये मिक्स करने का मतलब समझते हैं। मान लीजिए आपका कांस्टेंट है 5 और वेरिएबल है x। 5 और x को जब मल्टीप्लाई कर दो, या x को 5 से डिवाइड कर दो, या 5 को x से डिवाइड कर दो, मतलब आप देखो क्या किया आपने, एक बनाया 5x, दूसरा बनाया x/5, तीसरा बनाया 5/x। ये जो आपने तीनों चीजें बनाई, इन तीनों चीजों को आप कह सकते हो कि हमने अलजेब्रिक टर्म बना दिया। तो मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें किसी भी ऑर्डर में तो अलजेब्रिक टर्म बनता है। तो ये कहानी हुई अलजेब्रिक टर्म की। अब अलजेब्रिक टर्म से कहानी अलजेब्रिक टर्म्स में कैसे जाती है, जब हम प्लस और माइनस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि 7x + 2, 7x - 1/x, तो हम बेसिकली अलजेब्रिक टर्म से अलजेब्रिक टर्म्स की तरफ बढ़ जाते हैं। और ये जो अलजेब्रिक टर्म हो या अलजेब्रिक टर्म्स, उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब आप वेरिएबल और कांस्टेंट का अलजेब्रिक टर्म या अलजेब्रिक टर्म्स बनाते हो तो उसमें आप x को किधर भी रख सकते हो, मतलब 7x, 7x², 7/x, 7√x। तो मतलब कहने का है कि आप जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हो तो आपके पास कांस्टेंट होते हैं, उसी में वेरिएबल भी होते हैं। वेरिएबल के आगे आपको डिफरेंट कांस्टेंट एज ए कोएफिशिएंट दिखते हैं। अब आप एक चीज ध्यान देते हो कि वेरिएबल की में कुछ पावर लगी होती है, कभी वो पावर 2 होता है, कभी वो 1/x होता है मतलब x⁻⁻1, कभी वो √x होता है मतलब x⁻½ तो कहीं ना कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपकी वेरिएबल की पावर है वो कुछ भी हो सकती है। वो रैशनल नंबर भी हो सकती है, वो नेचुरल नंबर भी हो सकती है, वो होल नंबर भी हो सकती है, वो नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकती है। तो इन सभी प्रकार को आप कहते हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी प्रकारों में एक स्पेशल प्रकार होता है जिसे आप कहते हो पॉलिनोमियल, मतलब वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपको वेरिएबल की पावर केवल और केवल होल नंबर दिखाई दे। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज पॉलिनोमियल, तो आप कहोगे polynomial is an algebraic expression such that the power of the variable should be and must be always a whole number, right? आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो, ये आपका एक पिक्टोरियल चीज है जिसको कभी भी आप अगर मिस करो तो आप इसको समझ सकते हो कि पॉलिनोमियल होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल जो है वो क्या है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जैसा कि मैंने कहा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट द पावर शुड बी होल नंबर। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म होंगे उनके जो वेरिएबल के पावर होंगे वो होल नंबर होंगे। तो जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखोगे तो हर एक टर्म में x की आपको पावर दिखेगी। उस टर्म में जिसमें x की पावर सबसे ज्यादा है उसे हम कहते हैं हाईएस्ट पावर टर्म, जिसे आप दूसरी भाषा में कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो आप कह सकते हो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे ही आप डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करते हो तो आपको पता चलता है कि मैं डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकता हूँ। तो जैसे ही आप क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल की बात करोगे तो आपके पास दो बेसिस है जिससे आप पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर सकते हो, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन किन आधारों पे हो सकती है, तो एक आधार है डिग्री
और दूसरा आधार है नंबर ऑफ टर्म्स। दोनों पे अभी आगे बात करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या क्या पॉलिनोमियल हो सकते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर, तो मैं बोलूंगा किसी भी अलजेब्रिक किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में मिनिमम डिग्री क्या हो सकती है। तो जैसे ही आपको पता है होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6, तो जो मिनिमम नंबर वैल्यू होती है होल नंबर की वो होती है 0। तो आप कह सकते हो जो हाईएस्ट पावर की जो मिनिमम वैल्यू होगी, डिग्री की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में आपको डिग्री 0 दिखे उसका एक नाम है, वी कॉल इट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं px इज इक्वल टू a पे, वेयर a इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। जब आप नेक्स्ट डिग्री पे जाओगे तो डिग्री 1 है। डिग्री 1 पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है उसको आप कहते हो लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका जनरल एक्सप्रेशन है px इज इक्वल टू ax प्लस b, जिसमें a और b एक कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और a एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। मतलब a अगर 0 हो गया तो x गायब हो जाएगा, इसलिए आपको a को नॉन जीरो बोलना होगा। जब डिग्री 2 पे जाओगे तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जनरल एक्सप्रेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें abc कांस्टेंट है और a नॉट इक्वल टू 0। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप क्यूबिक पॉलिनोमियल पे डिफाइन करते हैं, दैट इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और 4 डिग्री को आप कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, दैट इज ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और आगे बढ़ते हैं 5 डिग्री 6 डिग्री, इस तरीके से होता है। इन सभी में एक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल अलग रह जाता है जिसे हम किसी भी श्रेणी में नहीं डाल पाते, और वो होता है px इज इक्वल टू 0। 0 देखने में तो कांस्टेंट ही है, लेकिन px इज इक्वल टू 0 की अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी डिग्री क्या होगी तो आप इसकी डिग्री बता नहीं सकते। तो इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है या आप बता नहीं सकते, इसलिए इसको अलग निकाल के रख दिया जाता है और इसे कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल को किस बेसिस पे आधार पे क्लासिफाई कर सकते हो, तो आप बोलोगे 2 बेसिस है सर, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। और डिग्री के आधार पे आप कह सकते हो सबसे छोटा जो होगा वो होगा 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसे आप कहते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री क्यूबिक, और सबके जनरल एक्सप्रेशन मैंने अभी आपसे बात की। 0 पॉलिनोमियल अलग होता है, किसी भी बेसिस पे नहीं आ पाता, किसी भी बेसिस पे, तो उसको आप अलग करके कहते हो px इज इक्वल टू 0 इज अ 0 पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री कुछ भी नहीं होती क्योंकि इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो आपको जैसे मैंने बताया कि अलजेब्रिक टर्म्स से अलजेब्रिक टर्म्स आप किस आधार पे बनाते हो, प्लस और माइनस के आधार पे। तो जब भी आप देखोगे कि किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है तो आप उसे कहते हो मोनोमियल। जब आप देखोगे किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, जैसे कि x प्लस 1 और x प्लस y और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप कहोगे बाइनोमियल। जब आप देखोगे किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं तो आप उसे कहोगे ट्राइनोमियल, और इसी तरीके से आप मल्टीनोमियल्स बनाते चले जाओगे। ये छोटी सी बात थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, आपको डेफिनेटली पता है, तो मैं पूरा संक्षेप में पूरी विस्तार में ले जा रहा हूँ, इसलिए पूरी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप आगे एक अच्छी जर्नी के लिए निकल सकते हैं। अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा px इज इक्वल टू कुछ एक्सप्रेशन देखे कि बच्चों इसका बताओ वैल्यू क्या होगा, तो ये एक एब्सर्ड सवाल है। तो आपको क्या बताना, आपको क्या पूछना होगा कि अगर आप मुझसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहे हो तो आपको मुझे x की वैल्यू बतानी होगी। आप मुझे x की वैल्यू बताओ, मैं आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू बताता हूँ। मतलब x इनपुट जैसा बिहेव करेगा और x को डालने के बाद उस पॉलिनोमियल से जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको आप आउटपुट की तरह कह सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज बेसिकली आउटपुट। इस एग्जांपल को देखते हैं, जैसे आपके सामने px है, दैट इज 2x क्यूब प्लस 7x माइनस 9। इट्स अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 2 है और कोफिशिएंट ऑफ x 7 है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कुछ भी नहीं, मतलब x स्क्वायर टर्म आपके सामने नहीं है, और माइनस 9 एक कांस्टेंट है जो अलग है। अब इन सब में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो आपको क्या करना होगा, आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे x कहते हैं उसे इनपुट की तरह समझना होगा। आप जब इनपुट की वैल्यू डालोगे तभी आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बता सकते हो, दैट इज द आउटपुट।
आप इस पूरे एक्सप्रेशन px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x माइनस 9 को y से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और y को आप कह सकते हो इट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस तरीके से x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे चल के आप फंक्शन चैप्टर पढ़ोगे तो और इस चीज को अच्छे से अप्रिशिएट कर पाओगे। तो इनपुट है तो आउटपुट। तो अगर आपसे कोई पूछता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो बेसिकली आपसे पूछ रहा है आउटपुट, और आउटपुट आप तभी बता सकते हो जब आपके पास इनपुट हो। तो इस तरीके से आप इसको साझा कर सकते हो। आती है नेक्स्ट टाइम, ये चीज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 10वीं कक्षा में इससे काफी ज्यादा काम किया है इस पर, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी हमने कहा था कि आप मुझे इनपुट दो सर, मैं आपको आउटपुट देता हूं और वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। इस बार मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इनपुट क्या होगा, वो सारे इनपुट्स मुझे बताओ जिसपे आपका आउटपुट 0 होता है। तो वो सारी इनपुट्स, वो सारी x की वैल्यूज जिसपे आपका आउटपुट 0 हो जाए, उसे आप कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे कि आप देख सकते हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ऑल द इनपुट्स व्हेन आउटपुट इज बिकम्स 0। तो उन सारी वैल्यू को आप फीड करने के बाद जब आउटपुट 0 हो जाता है तो उसे हम कहते हैं, उस इनपुट को हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 7x माइनस 9। बहुत ही सीधा साधा ये है। अगर आप इसको x से 1 को रिप्लेस कर दो तो आप कह सकते हो p ऑफ 1। p ऑफ 1 क्या होगा, 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 7 इंटू 1 माइनस 9, दैट इज 2 प्लस 7 माइनस 9। तो बेसिकली आप कह सकते हो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। p ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो आप कह सकते हो 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। दूसरी पॉलिनोमियल देखिए क्या है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अगर आप इसको फैक्टराइज करना सीखोगे, आप जैसे 11th में आओगे तो आपने क्लास 10th में भी थोड़ी बहुत क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सीखा है, 11th में भी आप कंटिन्यू करोगे इसको फैक्टराइज करना। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करते हो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो ये फैक्टर हो जाएगा इस टर्म में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो आप देख रहे हो आपकी जो पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, जिसको आपने फैक्टर कर दिया है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब मेरा सवाल है कि किन इनपुट्स पे ये 0 होगा। तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है x की वैल्यू अगर आप 1 डाल दोगे तो आप देखते हो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 इंटू 1 माइनस 2, तो आप अगर यहाँ पे 1 डालो, राइट, यहाँ पे अगर आप 1 डालो तो देखिए क्या होगा, 1 माइनस 1 ये पूरी 0 बन जाएगी और ये फाइनली पूरी गायब हो जाएगी। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे भी आप 1 डालोगे तो देखो क्या हो रहा है, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो इवेंचुअली सारी चीजें गायब हो जाएंगी। तो आप कह सकते हो 1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम वे आप 2 डालोगे तो भी गायब हो जाएगी, और सेम वे 3 डालोगे तो आपकी वो भी गायब हो सकती है। तो 1 2 3 आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, नंबर ऑफ जीरोस की, मैं जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा उस डिग्री के बराबर होगी और उससे कम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा उस डिग्री के बराबर होगी। तो मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के सिर्फ 3 जीरोस हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 4 जीरोस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप आगे भी बार बार आएगी, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसी आधार से हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम पे। ये थोड़ा सा बच्चों को तंग करता है कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। अगर आप सरल तरीके से देखोगे तो एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, बट आप डर जाते हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पहले से ही एक प्री कंसीव नोशन है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम को लेकर। तो कहीं ना कहीं हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम सीधे पॉलिनोमियल पे ना जंप करके आपको फैक्टर का मतलब समझने को बोलते हैं। मान लीजिए एक नंबर है n जिसका फैक्टर क्या है, 7। सो यू हैव दिस नंबर n whose factor is 7। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब दूसरी चीज आप जो इसमें देख सकते हैं, वो जो आपका नंबर n है वो क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस नंबर n, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर 14 हो सकता है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 70 हो सकता है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 7077 हो सकता है। तो इस तरीके से कई सारे नंबर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे। तो सारे नंबर्स को एक साथ लिखना तो सही नहीं है, तो देयर मस्ट बी सम वे जहां पे मैं इसको बहुत आराम से लिख दूं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 7 इंटू के, मतलब 7 टाइम्स एनी इंटीजर।
तो वो नंबर क्या होगा, नंबर की शक्ल होगी 7k, राइट। सीधी सी बात है, बहुत समझदार आसान सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मान लीजिए यही चीज आप पॉलिनोमियल में ले आते हो, आप कहते हो पॉलिनोमियल px whose factor is x minus 1, तो बताओ इसका px क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं x minus 1 into k, तो मेरा उनसे सवाल होता है कि क्या ये जो px है उसकी डिग्री दे रखी है, तो वो बच्चे बोलते हैं सर नहीं दे रखी है। तो आप x minus 1 into k बोल के कैसे आपको पता कि ये डिग्री 1 पॉलिनोमियल है। तो फिर बच्चे बोलते हैं सर x minus 1 into another पॉलिनोमियल, तो आप कह सकते हो, अगर आप इस पूरी समझने की कोशिश करो तो आपका पॉलिनोमियल डिविडेंड है और x minus 1 डिवाइजर है और x minus 1 फैक्टर है, इसका मतलब आपका रिमाइंडर 0 होगा। तो अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो इट विल कम समथिंग लाइक, आपका डिवाइजर क्या बन गया x minus 1, आपका डिविडेंड क्या बन गया px, और आपका डिवाइजर क्या, आपका क्वोशिएंट क्या हो गया qx, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। तो अब आपसे मैं पूछूंगा px क्या है, तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को कहते हुए या कॉमन सेंस से भी कहते हुए कह सकते हो px वुड बी इक्वल टू x minus 1 into qx। सीधी सी बात है, जैसे अभी हमने कहा था नंबर n इज इक्वल टू 7 into k, बिल्कुल px में पॉलिनोमियल है, हम लिखेंगे x minus 1 into qx, क्योंकि पॉलिनोमियल की डिग्री हमें पता नहीं, इसलिए x minus 1 को हम कांस्टेंट से ना मल्टीप्लाई करके एक अनदर पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी डिग्री एक कम होगी px से। अब क्या हो गया, px इज इक्वल टू x minus 1 into qx है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल दूं, मतलब अगर इनपुट 1 डाल दूं तो आउटपुट क्या होगा। तो आप डेफिनेटली कह सकते हो p1 डालने के बाद क्या होगा, 1 minus 1 into q1, q1 कुछ भी हो लेकिन 1 minus 1 0 है, 0 into कुछ भी क्या होता है 0, तो आप कह सकते हो p1 is equal to 0। तो इसी भाषा को आगे ले जाएंगे तो फैक्टर थ्योरम बनता है। जैसे देखिए फैक्टर थ्योरम का लैंग्वेज, पॉलिनोमियल px whose factor is x minus a, तो px क्या होगा x minus a into qx, और pa क्या होगा a minus a into q1, 0, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि अगर आप कह रहे हो x minus a is a factor of px then pa is equal to 0, तो ये चीज उल्टी भी सही है कि if pa is equal to 0 then x minus a is a factor of px, बस इसका मतलब यही होता है। फैक्टर थ्योरम एक स्पेशल केस है बड़े थ्योरम का जिसे हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो आइए देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से, खास करके रिमाइंडर थ्योरम से IIT JEE में सवाल आ चुके हैं, कभी कभी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। आते हैं रिमाइंडर थ्योरम, सेम लॉजिक से आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 7 जो रिमाइंडर देता, जब एक नंबर है n जिसको आप 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आता है 3। वो नंबर क्या हो सकते हैं, तो आप कह सकते हो सर वो नंबर 10 हो सकते हैं, 17 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 73 हो सकते हैं, 7003 हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स बता सकते हैं जो 7 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 देते हैं। तो आप फिर से इस चीज को समझ सकते हो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो आपने 10वीं कक्षा में पढ़े थे, तो आप कह सकते हो दैट नंबर कैन बी रिटन ब्रीफली एज 7 into k plus 3। तो इस तरीके से आपने बड़े आराम से साझा कर दिया। सेम आइडिया हम पॉलिनोमियल पे ले जाएंगे। मान लीजिए आपके पास है पॉलिनोमियल px जिसको आप डिवाइड कर रहे हो x minus 1 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 2। एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप पॉलिनोमियल की डिवीजन, आपने ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिवीजन 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में कर रखा है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो रिमाइंडर आता है, अगर आप x minus 1 से किसी भी एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कांस्टेंट आएगा, और अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर या तो 1 डिग्री का होगा या तो 0 डिग्री होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रिमाइंडर हमेशा 1 डिग्री से कम आता है, जो डिग्री है आपका उससे कम आता है। अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो डिग्री 2 हो सकती है, रिमाइंडर की डिग्री 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन 3 नहीं हो सकती। सेम वे अगर आप x minus 1 से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, वो डेफिनेटली रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि x minus 1 की डिग्री 1 है तो उससे कम होनी चाहिए, 1 से कम डिग्री 0 होती है जो कांस्टेंट होता है। तो आप अगर इस तरीके से एनालॉजी में जाएंगे कि x minus 1 इज डिवाइडेड px, तो आपके पास जो कहानी आएगी कुछ ऐसी आएगी कि क्वोशिएंट में आ गया qx और रिमाइंडर हो गया 2। तो आप देख सकते हो आपका डिविडेंड है px, डिवाइजर है x minus 1 और क्वोशिएंट है qx। तो आप इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के भाषा में कह सकते हो कि px वुड बी इक्वल टू x minus 1 into qx plus 2। तो आपने इस चीज को इस तरीके से जनरलाइज कर दिया।
अब मेरा सवाल है कि अगर मैं आपकी इनपुट 1 कर दूं, अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो p1 की वैल्यू क्या होगी? तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि अगर मैं x माइनस x की जगह 1 डाल दूंगा तो x को 1 रिप्लेस कर देगा, 1 माइनस 1 विल बिकम 0, 0 इंटू Q1। Q1 कुछ भी हो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो वैनिश हो जाएगा और आपका 2 वापस नीचे आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि x माइनस 1 डिवाइड्स px एंड लीव्स रिमाइंडर 2, देन p1 वुड बी इक्वल टू 2। इसी को आप फैक्ट रिमाइंडर थ्योरम कहते हो और यहाँ का भाषा ऐसा होता है कि पॉलिनोमियल px व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस a लीव्स रिमाइंडर b, px is equal to x minus a into qx plus b, then pa can be written as a minus a into q1 plus b। आप देख सकते हो 0 into q1 would evaporate। और इसमें भी वाइस वर्सा की कहानी होती है। If pa is equal to b, then it means that polynomial px when divided by x minus a leaves remainder b। और ये चीज मैंने आपको उस वक्त भी बताई थी कि आपको ये चीज नोट रखना है कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हो डिवाइजर dx से, तो रिमाइंडर जो आता है rx, ये तीनों क्या है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, px dx rx। तो rx पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो डेफिनेटली इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हमने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सीरीज की पहली वीडियो को समझा है। आपने देखा होगा बहुत ही बेसिक से गए, धीरे धीरे हमारी चीज़ें बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट्स लेवल बढ़ेंगे, जिसको आपको अच्छे से समझना है और पकड़े रहना है। इसलिए पूरी चीज़ों को विस्तार से किया जाए तो कॉन्फिडेंस भी रहता है और पकड़ भी रहती है और धीरे धीरे आपकी चीज़ें अच्छी होनी लग जाएगी। अब्राहम लिंकन का बहुत ही फेमस पंक्ति है, उन्होंने कहा था, अगर तुम मुझे 10 घंटे लकड़ी काटने को दोगे तो मैं 6 से 7 घंटे केवल और केवल अपनी कुल्हाड़ी को की धार को तेज करने को दूंगा, आखिरी के 2-3 घंटे अपनी तेज कुल्हाड़ी से सारी लकड़ियां काटूंगा। तो ये जो प्रोसेस है आपकी जर्नी का कि आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों को शार्प कर रहे हो, तो वो शार्प करते रहना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा का नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आएंगे, साथ साथ धीरे धीरे हम ट्रिग्नोमेट्री के भी बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करेंगे और जैसे जैसे 11वीं की चीज़ें भी हम लाते रहेंगे, बहुत ही बेसिक से जाएंगे और बेसिक से बढ़ते बढ़ते हम एडवांस तक भी पहुंच जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आसान पढ़ रहे हैं, आसान से शुरुआत हुई है, फिर चीज़ें बढ़ेगी, फिर चीज़ें बढ़ेगी और सारी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं जल्दी ही हमारे दूसरे वीडियो के सेम श्रृंखला के दूसरे वीडियो पे। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।